हेलो स्टूडेंट्स, इट्स डॉक्टर ए एस जामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो कल मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था तो उसकी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल बकवास बनी किसी एरर की वजह से ना, तो वो मैंने डिलीट कर दिया। अब हम उसी स्लाइड्स को यूज़ करेंगे, उसी नोट्स को यूज़ करेंगे और हम लोग देखेंगे कि स्प्लीन क्या होती है। अच्छा, इसके अंदर हमने डिस्कस करना है सेरिब्रल इन्फार्क्शन, स्प्लीनोमेगाली, मैसिव स्प्लीनोमेगाली एंड हाइपर स्प्लीनिज्म। हमने ये चार चीज़ें डिस्कस करनी है। इसके अलावा हम लोग थोड़ी सी एनाटमी, थोड़े से फंक्शन पहले स्टार्ट में देखेंगे। अच्छा, ये वीडियो में बताता चलो हर शख्स देख सकता है, जो बंदा भी इंसानी जिस्म में दिलचस्पी रखता है वो इस वीडियो को देख सकता है। पाकिस्तानी ज़ुबान में इसे तिली कहते हैं उर्दू के अंदर, ठीक है। और ये अब डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक स्प्लीन। अच्छा, यानी कि तिली। अब होती क्या है? स्प्लीन इज़ एन इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन विच इज़ कॉफ़ी बीन शेप। जिस तरह कॉफ़ी के बीन्स होते हैं ना, उस तरह की शेप होती है इसकी, और इंट्रापेरिटोनियल है, ठीक है। अब इंट्रापेरिटोनियल का क्या मतलब है? वो ऑर्गन्स जो एक पेरिटोनियल लेयर्स के जिन्हें पेरिटोनियल लेयर कवर करती है ना, उन्हें कहते हैं इंट्रापेरिटोनियल। स्प्लीन भी इंट्रापेरिटोनियल लेयर ऑर्गन है, ठीक है। कॉफ़ी बीन शेप है और ये इसकी एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी सी देख ले, कहाँ से ड्राइव होता है? ड्राइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। जहाँ पे आप बाएं हाथ रखें ना नीचे वाली ये पसलियों के ऊपर, तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा लेटरली यहाँ पे स्प्लीन होती है, ठीक है। उसके बाद अब इसके दो पोल्स होते हैं, एक सुपीरियर पोल होता है और एक होता है इन्फीरियर पोल, और दो ही इसकी सरफेसेस होती हैं, टू सरफेसेस, डायाफ्रैगमेटिव सरफेस और विसरल सरफेस। अब ये देखिए, ये जो रेड रेड आपको नज़र आ रहा है ना, ये है डायाफ्राम, ठीक है। ये डायाफ्रैगमेटिक सरफेस है। ये जो ऊपर है ना, ये वाली सरफेस जहाँ पे मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, ये डायाफ्रैगमेटिक सरफेस है। इसे क्या हो गया? और ये जो दूसरी, इसके अलावा जो दूसरी सरफेस है ना, वो है विसरल सरफेस, ठीक है। इसे क्लियर कर लेते हैं ताकि जब हम दोबारा इसके वो रिलेशंस पढ़ें ताकि हमें समझ आ जाए। अच्छा, अब होता क्या है? अब इसकी विसरल सरफेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये देखिए, ऊपर तो पड़ी हुई, ये इधर तो डायाफ्राम है, ठीक है। इस साइड को डायाफ्राम ने कवर कर लिया। अब इसके अलावा ये ऊपर पड़ी हुई है स्टमक, सुपीरियरली और मीडियली। और इसके ये जो मीडियली क्या पड़ी हुई है? लेफ्ट किडनी पड़ी हुई है, ये लेफ्ट किडनी है, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए इसको कहते हैं, इसकी बाकी जो सरफेस है वो रिलेट कर रही है ऑर्गन्स के साथ, इसीलिए इसको विसरल सरफेस कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि ये डीप, अच्छा अब ये होती है, स्प्लीन इज अ डीप स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट पैल्पेबल। आप इसे नॉर्मल एग्जामिनेशन में पैल्पेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही एब्डोमिनल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे, आपको नॉर्मली लीवर और नॉर्मली स्प्लीन पैल्पेट नहीं होती। अच्छा, एक ऐसा इंडिविजुअल आ गया है जो सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर अपीयरेंस वाला है, ठीक है। अब उस पेशेंट की अगर आपको स्प्लीन पैल्पेट हो जाती है तो नॉर्मल है, ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये लोकेट कहाँ करती है? लोकेटेड इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, डीप स्ट्रक्चर है, इसे कवर करती है नाइन्थ टेंथ, ये नाइन्थ रिब, ये टेंथ रिब और ये 11th रिब। इसे डीप स्ट्रक्चर है, लोकेटेड इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, प्रोटेक्टेड बाय नाइन्थ टेंथ एंड 11th रिब। अच्छा, अब उसके अलावा पोल्स हो गए, सर्फिसेज हो गई, पैल्पेट नहीं होती। उसके बाद लोकेशन देख लिए, प्रोटेक्शन देख लिए। अब इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि जो इसके नेबरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखिए, ये स्प्लीन पड़ी हुई है, इसकी पोस्टीरियर और सुपीरियर सरफेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? डायाफ्राम पड़ा हुआ है। और स्टमक कहाँ पड़ा हुआ है? स्टमक इज लोकेटेड एंटीरियरली एंड मीडियली। इसने नीचे को आना है ऐसे, ठीक है, इस तरह स्टमक होगा, फिर ड्यूडेनम स्टार्ट होगी। तो ये एंटीरियरली और मीडियली क्या पड़ा हुआ है? क्या मसला हो रहा है आज? स्टमक पड़ा हुआ है। सो इंफीरियर सरफेस पे क्या पड़ा हुआ है? ये देखिए, ये सारी किडनी है, इसको रेड से देखते हैं, ये सारी किडनी पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपकी किडनी है। इंफीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर सरफेस पे क्या है? ये देखें, ये इंफीरियर सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है, और पोस्टीरियर सरफेस पे क्या पड़ा है? किडनी पड़ी हुई है, ठीक है। ये इसका रिलेशनशिप हो गया।
अच्छा, और अब नीचे की तरफ क्या पड़ा हुआ है, ये नीचे की तरफ पड़ा हुआ है लेफ्ट कोलिक फ्लैक्चर, ठीक है। और इसकी हाइलम है ना, जो इसका स्प्लीन का हाइलम होता है उसके साथ कनेक्शन होता है टेल ऑफ कनेक्शन नहीं होता, ये मतलब कि नेबरिंग होती है टेल ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। अब ये चीज़ जो हमने लिखी हुई है 1 3 5 7 9 11, अब ये क्या होता है, ठीक है। अभी हमने रिलेशंस देख लिए हैं, अब हम देखने लगे हैं कि ये स्प्लीन, इट्स समझ लो कि ये ओड स्ट्रक्चर है, ओड स्ट्रक्चर, यानी ये दीज आर ऑल ओड नंबर, 1 3 5 7 9 11 आर ओड नंबर। So what does word mean? It means spleen is 1 inch thick. 1 inch thick, 1 इंच थिक होती है, 3 इंचेस इसकी ब्रेथ होती है और 5 इंच इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और 7 औंसेस इसका वेट होता है, ठीक है। और 9 से 11 रिब्स इसे प्रोटेक्ट करती हैं। ये समझ आ गया। अब इसके बाद हमने देखना है इसका फंक्शन। अब इसकी ना जो 3 मेन फंक्शन है, फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज इम्यून रिस्पॉन्सेस, सेकेंड इज इट फिल्टर्स ओल्ड और मिस शेपन आरबीसीज, इसका काम है फिल्ट्रेशन, ये आगे वीडियो में हम डिटेल में करेंगे। फिल्ट्रेशन कर देती है, जो ख़राब और डिफेक्टिव आरबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं ना उनको फिल्टर आउट कर देती है और सर्कुलेशन से बाहर निकाल देती है। तीसरा काम इसका, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक फेज़ के अंदर होता है ना, एम्ब्रियोनिक फेज़ के अंदर ये क्या करती है, ये ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। एम्ब्रियो के अंदर ये खूनी खुलिये बनाती है, ठीक है। स्प्लीन का अल्लाह ताला ने इतना फ़ायदा रखा हुआ है। कौन कौन से बना सकती है, आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों बनाती है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, अच्छा अब स्प्लीनिक हाइलम मैंने डिस्कस किया है वीडियो के अंदर, अब देख लेते हैं स्प्लेनिक हाइलम क्या होता है। अच्छा, ये लोकेटेड होता है विसरल सरफेस के ऊपर, लोकेटेड ऑन विसरल सरफेस। आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि ऐसी जगह जहाँ से वास्कुलेचर एंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है, ठीक है, उसे कहेंगे स्प्लेनिक हाइलम। अच्छा, यहाँ से एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है स्प्लेनिक वास्कुलेचर का। और ये जो स्प्लेनिक हाइलम है ना, ये पेरिटोनियम से कवर नहीं होता, बाकी स्प्लीन सारी पेरिटोनियम से कवर होती है, नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम, स्प्लेनिक हाइलम। सो अच्छा, अब स्प्लेनिक हाइलम के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आ रही है आर्टरी। अच्छा, अब इसकी मैं वो आप लोगों को नहीं करवाने लगा कि आर्टरी आगे कौन कौन सी ब्रांचेस दे रही है और कहाँ पे ये सप्लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट थिंग इज स्प्लेनिक आर्टरी, जो स्प्लेनिक हाइलम से एसोसिएट है। और दूसरी चीज़ स्प्लेनिक वेन होगी। तीसरी चीज़ लिम्फ नोड्स, ठीक है, जिसमें सीलियक लिम्फ नोड्स आ जाएंगे। और चौथी चीज़ जो इसकी नर्व सप्लाई है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सीलियक प्लेक्सिस और वेगस नर्व। ये जी स्प्लेनिक हाइलम की फीचर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोर्स आर्टरीज वगैरह का आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना है कि इट्स अ वेल वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, स्प्लीन इज अ वेरी वेल वास्कुलराइज्ड, लाइक इसकी बहुत अच्छी वास्कुलेचर होता है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी, मतलब कि इसको इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है या रप्चर हुई है ना, कोई भी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पे या लेफ्ट लोअर लिप्स पे अगर कोई ट्रॉमा हो गया है तो ये बहुत जल्दी, ठीक है, वो ससेप्टिबल होती है इंजरी के लिए। तो अगर पेशेंट आपके पास कोई किसी ब्लंट ट्रॉमा के साथ आया है ना, एब्डोमेन का ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है, उसमें आपने सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट की स्प्लीन रप्चर हो गई है, क्योंकि इट्स अ वेल वास्कुलराइज स्ट्रक्चर। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखनी है इसकी सपोर्ट में, ठीक है। अब स्प्लीन है, ये स्प्लीन ऐसे थोड़ी पड़ी हुई है, इसको जोड़ा हुआ है इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ, कुछ लिगामेंट्स हैं जो इसे कनेक्ट करते हैं सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ। अच्छा, अब हमने करने हैं सिर्फ दो लिगामेंट्स। अच्छा, अब आपको पता है कि स्टमक के 2 कर्वेचर होते हैं, एक होता है ग्रेटर कर्वेचर, एक होता है लेसर कर्वेचर। अच्छा, अब स्प्लीन की मीडियल और सुपीरियर एंटीरियर सरफेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, स्टमक पड़ा हुआ है। अच्छा, ये देख, ये है
ग्रेटर कर्वेचर, और ये पीछे पड़ी हुई है स्प्लीन। अच्छा, अब इनका आपस में ये क्या चीज़ है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है? इन दोनों को आपस में जोड़ती है गैस्ट्रो सेप्लिनिक लिगामेंट। ठीक है, अब इसके जो पोस्टीरियर, मीडियल और इंफीरियर सरफेस पे क्या पड़ा हुआ है? लेफ्ट किडनी पड़ी हुई है। अच्छा, अब ये किडनी के साथ कनेक्ट है किस लिगामेंट के साथ? स्प्लीनो रीनल लिगामेंट के साथ। ये दो लिगामेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन लिगामेंट्स के कंटेंट्स भी देख लेते हैं। ये जो गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट है ना, इसके अंदर होती हैं ये शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स। और जब आप लोग स्टमक की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे ग्रेटर कर्वेचर की ब्लड सप्लाई भी यही होती है। शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स यहाँ पे होती हैं, ठीक है, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नीचे वाली सरफेस पे होती है। और जो स्प्लिनोरेनिक लिगामेंट है ना, इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं? इट्स कंटेंट्स इंक्लूड, देखिए ये क्या जा रहा है? स्प्लैनिक आर्टरी जा रही है। ठीक है, इसमें स्प्लैनिक वेन नहीं बनी हुई और स्प्लैनिक वेन यहाँ से आ रही है। ठीक है, उसके अलावा इसके क्या पढ़ा था हमने? टेल ऑफ पैंक्रियाज होती है। अच्छा, टेल ऑफ पैंक्रियाज का सिर्फ वो पार्ट होगा जो इंट्रापेरिटोनियल है, सही है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है? उसके बाद हम लोगों ने देखनी है इसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। यहाँ मैंने लिखी होगी, हाँ, ये देखिए। अब इसकी जो स्प्लीन है ना, स्प्लीन दो चीज़ों से मिलके बनती है। माइक्रोस्कोपी देख लेते हैं। दो चीज़ों से मिलके स्प्लीन बनती है। फर्स्ट थिंग इज रेड पल्प एंड सेकंड इज वाइट पल्प। अच्छा, रेड पल्प और वाइट पल्प क्या है? जो रेड पल्प है ना, वो कंपोज होता है स्प्लैनिक कोर्ड्स के साथ और साइनसिस के साथ। इस रेड पल्प्स के अंदर होते हैं कोर्ड्स एंड साइनसिस। ठीक है, अब ये कोर्ड्स क्या होते हैं? ये ना रेटिकुलर नेटवर्क होता है, जो रेटिकुलर नेटवर्क होता है। अच्छा, अब ये नेटवर्क है तो इसके अंदर होंगे ब्लड। अच्छा, अब इस कोड का फंक्शन क्या है? स्प्लैनिक कोड का फंक्शन क्या है? इसका ये एक चीज़ तो पता चल गई कि ये रेटिकुलर नेटवर्क है जिसके अंदर ब्लड होता है। इस कोड का फंक्शन है कि जो ख़राब रिथ्रोसाइट्स है ना, डिफेक्टिव रिथ्रोसाइट्स, उनको इसने सर्कुलेशन से बाहर निकालना है। अब दूसरी चीज़ है साइनोसाइट्स। ये साइनोसाइट्स क्या होती हैं? ये लॉन्ग वेसल्स होती हैं। ठीक है, लॉन्ग वेसल्स जिसकी विद ए फ्रेस्ट्रेटेड रिंग लाइक। अच्छा, अब फेनेस्ट्रेटेड को ये समझ लें कि विंडोज होती हैं। ठीक है, रिंग लाइक, रिंग का गोल होती है ना, गोल गोल खिड़कियां होती हैं इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। लॉन्ग वेसल्स होती है जिसकी फेनेस्ट्रेटेड रिंग लाइक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना फेनेस्ट्रेटेड, जिसके अंदर सुराख हैं, ये देखें। ठीक है, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर, गेट से समझ लें। अब इनका क्या काम है? जो बूढ़े रिथ्रोसाइट्स हो गए ना, जिनका लाइफ स्पैन पूरा हो गया 120 डेज, या जो ख़राब रिथ्रोसाइट्स हैं और जो ख़राब प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, उनको इसने वापस सर्कुलेशन में नहीं जाने देना। लाइक ये आर्टीरियल साइड है और ये वीनस साइड है। अब यहाँ से ख़राब आया है, इसने गुजरना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जाना है। अब इसका क्या काम है साइनोसाइड्स का? इसने जो आर्टीरियल साइड से ख़राब, डिफेक्टिव या ओल्ड आरबीसीज और प्लेटलेट्स आ रहे हैं, उन्होंने वीनस साइड पे नहीं जाने देना। और वीनस सर्कुलेशन में जब नहीं जाएंगे तो दोबारा ब्लड में नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसका और क्या फंक्शन होता है? इसके रेड पल्प के अंदर होते हैं मैक्रोफेजिस। यहाँ पे मैंने नहीं, ये देखें। अच्छा, मैक्रोफेजिस होते हैं जो कोर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और साइनसिस के अराउंड होते हैं। कोर्ड्स और अराउंड साइनसिस क्या प्रेजेंट होते हैं? मैक्रोफेजिस। अब मैक्रोफेजिस का क्या काम है? मैक्रोफेज का काम है कोई भी ऐसी चीज़ जो डिफेक्टिव आ गई है ना आपकी बॉडी के अंदर और मसला कॉज कर रही है, उसको मैक्रोफेज ने इनगल्फ करना है, जिसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और फिर उसको डिग्रेड कर देना है। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे ही जनाब जी कोई डिफेक्टिव आरबीसी या प्लेटलेट आता है ना, तो फैगोसाइटोसिस होती है, उसे खा लेते हैं और दोबारा री एंटर नहीं होने देते सर्कुलेशन के अंदर। अच्छा, अब इसका पाथवे भी देख लेते हैं, रेड पल्प का पाथवे क्या है।
ठीक है। अब स्प्लेनिक आर्टरी से ब्लड आया है, इसने आना है आर्टरियोल्स के अंदर, आर्टरियोल से आएगा रेड पल्प में, रेड पल्प के अंदर दो चीज़ें हैं, कॉर्ड्स और साइनसिस। ठीक है, साइनसिस से ये जाएगा वेनियोल्स में, वेनियोल से जाएगा वेन में, और वेन से जाएगा पोर्टल सर्कुलेशन में। अच्छा, अब रेड पल्प का काम समझ ले फिल्टर करना है। अब फिल्टर कर रहा है, ये जो ख़राब चीज़ें से गुजरने नहीं दे रहा। जब ये चेन, ये जो जब कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, तो इसका मतलब है जो ठीक चीज़ है वो गुजर जाएगी। बाकी समझ ले चौकी है, ये पुलिस की चौकी है, यहाँ से चोरों को पकड़ना है, और चोर ख़राब और डिफेक्टिव आरबीसीज है, तो इसका आरबीसीज और डिफेक्टिव प्लेटलेट्स को फिल्टर आउट कर देता है रेड पल्प। अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि ये वाइट पल्प क्या है। वाइट पल्प का यहाँ पे काम, वाइट पल्प का काम है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। अच्छा, अब ये जो आर्टरियोल्स होते हैं ना, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि ये जो आर्टरियोल्स है ना, इनको एक शीथ कवर करती है जिसको कहते हैं आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीथ, PALS, पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीथ। अब इसने आर्टरियोल्स को कवर करना है, सराउंड करना है। इसके अंदर होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, डेंस लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, टी लिम्फोसाइट। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं कि वाइट पल्प के अंदर और क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक तो देख लिया पाल्स होता है, दूसरी चीज़ होती है फोलिकल्स, स्प्लेनिक फोलिकल्स। अच्छा, ये मेन कंपोनेंट है वाइट पल्प का। इसका क्या, ये भी साथ ही होता है पाल्स के, ठीक है, साथ साथ जुड़ा होता है। ये प्रोड्यूस, इसके अंदर होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, अब आप लोगों को तीसरी चीज़ बताता चलूँ वाइट पल्प की, वो होती है स्प्लेनिक मार्जिनल जोन। अच्छा, अब मार्जिनल जोन होता है एक, ठीक है, ये जो रेड पल्प और वाइट पल्प के दरमियान, जो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो रेड पल्प और वाइट पल्प के दरमियान है ना, इसे कहते हैं मार्जिनल जोन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, और क्या होता है, मैक्रोफेजिस होते हैं, और स्पेशलाइज्ड बी सेल्स होते हैं, जो मार्जिनल जोन बी सेल्स इन्हें कहते हैं। अब ये तीन चीज़ें मिलके वाइट पल्प बनाती हैं। अच्छा, अब देख लेते, अब इसका वाइट पल्प का फंक्शन क्या है। फंक्शन अब मैंने आपको बता दिया कि जो रेड पल्प है ना, इसका पहला फंक्शन है कि ये जो इसने फिल्टर आउट करने हैं डिफेक्टिव आरबीसीज और प्लेटलेट्स को। ठीक है, उसके बाद फीटस के अंदर इसका फंक्शन ये है कि फीटल के अंदर एरिथ्रोपोइसिस करता है। ठीक है, और रेड पल्प का तीसरा फंक्शन ये है कि जो जो 1/3 ऑफ स्टोर हाउस है, ठीक है, जो 1/3 ऑफ बॉडी के प्लेटलेट्स है ना, वो स्प्लीन के अंदर स्टोर होते हैं, रेड पल्प के अंदर स्टोर होते हैं। अब वाइट पल्प का फंक्शन देख लेते हैं। वाइट पल्प यहाँ पे हमने देख लिया है, एक स्ट्रक्चर के अंदर टी लिम्फोसाइट्स हैं, एक में बी लिम्फोसाइट्स हैं, और तीसरे के यार पता नहीं क्या मसला है। चलें ठीक है, हम लोग वैसे देख लेते हैं। वाइट पल्प के अंदर तीन चीज़ें हैं, पाल्स है, फोलिकल्स हैं, और मार्जिनल जोन है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और बी मार्जिनल जोन बी सेल्स। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या है, आपको पता है कि लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं ऐसी उन डिजीज़ को जो ब्लड बोर्न होती हैं या इन्फेक्शंस होते हैं जो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो बोन मैरो से ना, बोन मैरो प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स आते हैं, आके स्प्लीन के अंदर रिजाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई इन्फेक्शन आता है, स्प्लीन से बी और टी सेल, जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, वो मेच्योर हो जाते हैं, एक्टिवेट होके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, ब्लड स्ट्रीम से ये एंटर हो जाएंगे रेड पल्प में। रेड पल्प में जब आपको पता है कि ये जो भी इन्फेक्शन होगा वो आरबीसीज के अंदर होगा या प्लेटलेट्स के अंदर होगा। ठीक है, तो रेड पल्प से वो डिफेक्टिव जो होंगे आरबीसीज वगैरह या प्लेटलेट्स या इन्फेक्शियस एजेंट्स जो भी कॉज कर रहे हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं करेंगे, तो दोबारा सर्कुलेशन में एंटर नहीं होंगे। तो इस तरह ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो चीज़ देखनी है ना, वो है स्प्लिनोमेगैली। स्प्लिनोमेगैली बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं स्प्लेनिक इन्फाक्शन। अच्छा, इन्फाक्शन क्या होता है, ऐसी इंजरी जिसमें इस्कीमिया हो जाए, ठीक है, ब्लड सप्लाई कम हो जाए, और जो लीड करे नेक्रोसिस की तरफ। ठीक है, यानी कि स्प्लीन को इस्कीमिक इंजरी हुई है, स्प्लेनिक
ischemic injury which results in splenic tissue necrosis, NECROSIS, नेक्रोसिस। अच्छा, अब होता क्या है इसमें, ये इसमें ना ऑब्स्ट्रक्शन एक वजह होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है स्प्लेनिक आर्टरी या इसकी ब्रांचेस की, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो स्प्लेनिक इन्फाक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब किन कंडीशंस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, अब ये देखें, ये पाइप होलो स्ट्रक्चर है, पाइप है, इसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो यहाँ से फ्लो नहीं होगा। अब फ्लो नहीं होगा तो आगे क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, फिर क्या होगा, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। जो ये रिस्क फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसके अंदर हाइपर कोआगुलेबल स्टेट हो जाती है। अच्छा, पहली चीज़ है हाइपर कोआगुलेबल स्टेट के अंदर पैंक्रियाटिक कैंसर्स में हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होती है या एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के अंदर होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकती है वो है हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक ब्लड डिसऑर्डर, जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया आ गया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ कोई एम्बोलाई आ गया, ठीक है, या थ्रोम्बस है, ठीक है, वो मूव करता हुआ स्प्लेनिक आर्टरी के अंदर आ गया, उसने क्या करना है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गए। अच्छा, इसकी क्या वजह हो सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये याद रखें, एट्रियल फिब्रिलेशन में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, कोई सेप्सिस वगैरह हुआ है, सेप्टिक हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से एम्बोलाई निकल के यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करे। अब ये सेप्टिक एम्बोलिज्म किन कंडीशंस के अंदर होता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिसमें जो वॉल्स होते हैं ना उनको वेजिटेशंस प्रोड्यूस होती हैं, वो वेजिटेशंस आके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देती है। अच्छा, अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, या तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा। अच्छा, एसिम्प्टोमेटिक होगा तो आपके पास प्रेजेंट नहीं करेगा, एज ए डॉक्टर यू हैव टू लुक फॉर क्लिनिकल फीचर्स एंड साइंस। अच्छा, पहली चीज़ पेशेंट प्रेजेंट करेगा फीवर के साथ, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन रेडिएट करे लेफ्ट शोल्डर की तरफ, इसे कहते हैं कहर साइन। एक चीज़ होती है ना, कहर पै गया जी, कहर पै गया। अच्छा, अब लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन स्टार्ट हुई है, वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ रेडिएट करी है, इसे कहते हैं कहर साइन। सो नेक्स्ट थिंग इज पेशेंट विल हैव डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन। उसके अलावा नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है। और आपने एब्डोमन को जब एग्जामिन करना है तो स्प्लीनोमेगाली, यू विल पैल्पेट स्प्लीनोमेगाली। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों को इस्कीमिया हुआ है तो टिश्यू इंजरी हो तो क्या रेज करता है, LDH और ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। इन्फेक्शन है तो ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, ये नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है। और जब आप लोग CT वगैरह करवाएंगे, CT स्कैन करवा सकते हैं इसके लिए। CT स्कैन स्प्लेनिक इन्फॉक्शन में, देखिए ब्लंट ट्रोमा के साथ या इन्फॉक्शन के साथ कोई पेशेंट है ना तो CT करवाना है आपने, ठीक है। ये क्या शो करेगा, वेज शेप लीजन्स शो करेगा, ये इनफ है आप लोगों के लिए, इट शोज वेज शेप लीजन्स। अच्छा, अब इसको मैनेज कैसे करना है, पेशेंट को पेन है तो एनाल्जेसिया देंगे, एनाल्जेसिया में NSAIDs ओपियोइड्स हो सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे और उसकी जो ये कंडीशंस हैं ना, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। लाइक हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है किसी भी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की वजह से, तो क्या करेंगे हम लोग, एंटी कोआगुलेटिंग फैक्टर्स देंगे, ठीक है, एंटी कोआगुलेंट्स देंगे। और अगर स्प्लीनिक इन्फाक्शन है तो क्या करेंगे, इन्फाक्ट हो गया तो स्प्लीनेक्टमी करेंगे। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, अब इन्फाक्शन हो गया, ठीक है, स्प्लीन की इंजरी हो गई है, या पेशेंट कॉम्प्लिकेट कर सकता है, कॉम्प्लिकेशंस कैन बी हेमरेज हो सकता है, एट्रोमेटिक स्प्लेनिक रप्चर हो सकता है, ठीक है, अब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, उसके अलावा सूडोसिस्ट्स बन सकते हैं और एन्यूरिज्म फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है स्प्लेनिक इन्फॉक्शन की। अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है स्प्लीनोमेगाली को। स्प्लीनोमेगाली क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर टुडे डिस्कशन इज स्प्लीनोमेगाली। अच्छा, स्प्लीनोमेगाली की ये समझ लें कि होता क्या है, स्प्लीन बड़ी हो गई है, स्प्लीनोमेगाली है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, लाइक एक क्राइटेरिया है वो मैं बताऊंगा, यानी कि 1 किलो से ज़्यादा हो गया है वो मैसिव स्प्लीनोमेगाली, वो आगे डिस्कस करेंगे।
अच्छा, स्प्लीनोमेगाली होती क्यों है, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ। इसकी कॉजेज़ और पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देखने लगे हैं, ये ऑलरेडी नज़र आ रही है। अच्छा, पहली चीज़ है कि स्प्लीन की जो एक्टिविटी है ना वो इंक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज स्प्लेनिक एक्टिविटी। अच्छा, स्प्लीन की एक्टिविटी किन कंडीशंस के अंदर इंक्रीज होती है, वो 4 कंडीशंस हैं। इसे भी रिमूव कर दें, चलें बाद में ये मार्क करते हैं। 4 कंडीशंस हैं जिनके अंदर स्प्लीन की एक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, अच्छा स्प्लीन के आप लोगों ने फंक्शन माइंड में रखने हैं, ठीक है। अब पहला फंक्शन क्या है, ये जो डिफेक्टिव आरबीसीज या एबनॉर्मल आरबीसीज होते हैं ना, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, उनको ये डिग्रेड करता है। अब होता क्या है कि डिग्रेडेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई है। कंडीशन क्या है कि जो डिफेक्टिव आरबीसीज और प्लेटलेट्स है ना, ये ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। उसकी डिग्रेडेशन यानी ये समझ लें फैक्ट्री में ज़्यादा लेबर काम, स्प्लीन की फैक्ट्री में ज़्यादा लेबर काम करना शुरू हो गई है, डिग्रेडेशन ज़्यादा हो गई है। अब ये किन कंडीशंस के अंदर होती है, डिफेक्टिव आरबीसीज और प्लेटलेट फॉर्मेशन। अच्छा, ये डिजीज़ें हैं हीमोलिटिक अनीमियाज, ये आप लोगों ने याद रखना है। यानी कि आरबीसीज इसके अंदर नॉर्मल कंडीशन का नहीं बन रहा, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता आरबीसीज का। अच्छा, पहली डिजीज़ है इसके अंदर सफीरोसाइटोसिस। फर्स्ट थिंग इज सफीरोसाइटोसिस, जिसके अंदर बड़े बड़े सफीरोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके इस अनीमिया क्या कहते हैं, हीमोलिटिक अनीमिया। इसके अंदर क्या होती है, इंक्रीज डिग्रेडेशन, तो क्या होगी, स्प्लीनोमेगाली होगी। अब दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है ना, वो है सिकल सेल अनीमिया की अर्ली फेजेस। और तीसरी चीज़ है पॉलीसाइथीमिया वेरा। ये सारी हीमोलिटिक अनीमियाज की डिजीज़ की मतलब के अगर टाइप्स हैं, ये 4 डिजीज़। और ये यहाँ पे थैलासीमिया के पेशेंट के अंदर भी जहाँ पे हीमोग्लोबिन का डिफेक्ट होता है, थैलासीमिया का पेशेंट भी हीमोलिटिक अनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ डिफेक्टिव एबनॉर्मल ब्लड सेल, उससे क्या होता है, स्प्लीन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब ये एक फंक्शन हो गया स्प्लीन का फिल्ट्रेशन वाला, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या था, रेड पल्प और वाइट पल्प का इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। दूसरा फंक्शन क्या है एक्टिविटी का, वो है कि स्प्लीन का फंक्शन इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना वो इंक्रीज हो गया। अब आपकी बॉडी में कोई ना इंजरी हो गई है, लाइक आपको ना कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उसमें आपकी क्या होगी, इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी। अब इम्यूनिटी अगर ज़्यादा एक्टिव हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्प्लीन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। अब कौन कौन से वायरल इन्फेक्शन है जिनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स तेज़ हो जाता है, ऑल वायरसेस के अंदर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मिसाल ले लें साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस और वायरल हेपाटाइटिस। अच्छा, अब बैक्टीरिया कह रहे हैं मैं भी भाई आके तबाही उठाता हूँ, मेरे खिलाफ भी आप लोग जंग लड़ते हो, तो यही है, स्प्लीन ही लड़ती है, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ बैक्टीरियल टीबी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है, ब्रूसिलोसिस के अंदर, लेप्टोस्पायरोसिस के अंदर। अब कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं माइकोटिक, ठीक है, जिसके अंदर इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाए, मतलब कि इम्यून का रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है और स्प्लीन की एक्टिविटी तेज़ हो जाती है। और स्प्लीन की जब एक्टिविटी तेज़ होगी, फैक्ट्री एक्सटेंड हो जाएगी, यानी स्प्लीन बड़ी हो जाएगी, लाइक हिस्टोप्लाज्मोसिस के अंदर। अब पैरासाइट कह रहे हैं मैं भी आगे कुछ करता हूँ, मेरे खिलाफ भी लड़ते हो आप लोग। स्प्लीन कहता है भाई मैं ही शेर हूँ, मेरे ही अंदर से निकलती हैं इम्यून रिस्पॉन्सेज। और जब मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स हुए हैं, उसमें क्या होगा, स्प्लीन की एक्टिविटी तेज़ हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। या ट्राइपेनोसोमियासिस के अंदर और लिशमेनियासिस के अंदर भी इंक्रीज इम्यून रिस्पॉन्सेज। सो अब इसके बाद है, एक तो इम्यून रिस्पॉन्स तेज़ हो गया, अब ये इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर ही मतलब कि फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट हो गई है। स्प्लीन इज़ अ फैक्ट्री, ठीक है, जिसके कुछ फंक्शन है, ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट हो गई है, ये डिफेक्टिव हो गई है, यानी कि इसकी मशीनरी ख़राब हो गई है। अब कुछ डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर ये इसकी डिफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, जिसकी वजह से स्प्लीन की एक्टिविटी तेज़ हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। फिर क्या होता है, स्प्लीनोमेगाली। अब उन डिजीज़ के अंदर पहली आ गई वास्कुलाइटिस, ठीक है, दूसरी आ गई एसएलई, ठीक है। ये समझ लें कि वो डिजीज़ हैं जो ऑटो इम्यून है, ठीक है। ये ले दोबारा से ड्रॉप। अच्छा, डिफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स किन
डिफेक्टिव ऑटोइम्यून डिजीज हो गए, ठीक है, वास्कुलाइटिस हो गया, उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो गए जिसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स का मसला बन गया है। अब स्प्लीन को समझ ही नहीं आ रहा, ये डिफ़ॉल्ट कर गया, ठीक है, डिफेक्ट हो गया, उसकी वजह से स्प्लीन की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। रूमाटाइड आर्थराइटिस, एसएलई का पेशेंट हो, ठीक है, या सार्कोइडोसिस का पेशेंट हो, उसके अंदर क्या होता है, डिफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स विच लीड्स टू इंक्रीज स्प्लेनिक एक्टिविटी। अब जो 3 पॉइंट हमने देख लिए हैं इंक्रीज स्प्लेनिक एक्टिविटी के, चौथी चीज़ जिसके अंदर इंक्रीज स्प्लेनिक एक्टिविटी होती है वो है कंपेंसेटरी एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस। अच्छा, ये फिर 30 मिनट का हो गया लेक्चर। अच्छा, अब कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस? अच्छा, बोन मैरो के अलावा, ठीक है, जहाँ पे बोन मैरो के अलावा कहीं पे ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाए, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस। अच्छा, एक्स्ट्रा मेड्यूलरी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? पहली चीज़ तो जो आप लोगों ने याद रखनी है ना वो है स्प्लीन, ठीक है। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के अंदर हो सकता है ये? स्प्लीन के अंदर हो सकती है, पैरावर्टिब्रल एरियाज हो सकते हैं, ठीक है, वर्टिब्राइज के जो दरमियान होते हैं, या लीवर के अंदर। ये 3 एक्स्ट्रा मेड्यूलरी स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोडक्शन कर सकते हैं ब्लड सेल्स की, आरबीसीज की, बोन मैरो से बाहर। अच्छा, अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा मेड्यूलरी फाइब्रोसिस मतलब कि ये क्या कहते हैं, हेमाटोपोइसिस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब पहली की डिजीज़ है माइलोफाइब्रोसिस। दूसरी चीज़ है कि जो बोन मैरो है ना इसके अंदर मसला आ गया, लाइक होजकिन लिम्फोमास के अंदर और नॉन होजकिन लिम्फोमास, लुकीमियाज के अंदर भी मसला आ जाता है, ठीक है। और पेशेंट को ने रेडिएशन या टॉक्सिसिटी लिया तो उसमें एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस डैमेज हो जाता है ना बोन मैरो का, तो रेडिएशन की वजह से तो पेशेंट में एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करनी है वो है कि स्प्लीन बड़ी होने की वजह, स्प्लीन का आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है, अब ब्लड आई जा रहा है, वो बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, डिक्रीज वेनस ड्रेनेज। अब ये किस कंडीशन के अंदर होता है? ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होता है, ठीक है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन में हाइपरटेंशन है ना, तो ये ब्लड जाई जा रहा है आर्टरी से वापस नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये किन कंडीशंस के अंदर होता है? अच्छा, पेशेंट है लीवर सिरोसिस का, उसमें डिवेल्प हो जाती है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन से क्या होगा? डिक्रीज वीनस ड्रेनेज ऑफ स्प्लीन, उससे क्या होगा? स्प्लेनोमेगाली या ऑब्स्ट्रक्टेड पोर्टल हिपैटिक और स्प्लेनिक वेन, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है इन 3 वेन्स में से किसी की, उसमें क्या होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन। या कोई शिस्टोसोमियासिस, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, शिस्टोसोमियास का इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी पेशेंट को क्या होगी? पोर्टल हाइपरटेंशन, जिससे क्या होगी? ड्रेनेज कम हो जाएगी। अब जो लास्ट चीज़ है ना वो है हमारा, अब मैंने आपको बोला था कि स्प्लीन का फंक्शन आपने याद रखने हैं यहाँ पे, ये जो पैथोफिजियोलॉजी है ना एसोसिएट ही स्प्लीन के साथ करती है। अच्छा, अब स्प्लीन की ना जो फिल्टर करने की एबिलिटी है ना वो हो गई है ख़त्म, या वो सप्रेस हो गई है, ठीक है, कम हो गई है। अब ये किन डिजीज़ के अंदर होता है सप्रेशन ऑफ स्प्लेनिक टिश्यू? अच्छा, सबसे पहली डिजीज में हम लोग डिस्कस करेंगे होजकिन लिम्फोमास और नॉन होजकिन लिम्फोमास। इसके अंदर जो स्प्लेनिक टिश्यूज़ है ना उनकी स्प्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो फिल्टर करने की एबिलिटी होती है ना वो लॉस हो जाती है, तो स्प्लेनोमेगाली हो जाती है। लुकीमियाज के अंदर स्पेशली हेरी सेल लुकीमिया और क्रोनिक माइलॉइड लुकीमिया के अंदर। अच्छा, अब कुछ मेटास्टेटिक ट्यूमर्स हैं जिसके अंदर स्प्लेनिक टिश्यू की स्प्रेशन हो जाती है। कौन से हैं? मेलानोमा, ये हाईली मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, मेलानोमा, मेलानिन का जो ट्यूमर होता है ना इसे कहते हैं हाईली मेलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। उसके बाद कुछ बिनाइन ट्यूमर्स हैं जो कॉज कर देते हैं स्प्लेनिक टिश्यू की स्प्रेशन को, वो है हिमाटोमा। अच्छा, अब कुछ मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं जिसके अंदर गोशर डिजीज, नाइमन पिक डिजीज और माइलोडोसिस, हंटर सिंड्रोम और माइलोपोलिसक्राइडोसिस वगैरह, ये आप लोगों के लिए नहीं, यूएसएमएल के बच्चों के लिए। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया कि स्प्लीनोमेगाली होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है कि मैसिव स्प्लीनोमेगाली क्या होती है? मैसिव स्प्लीनोमेगाली का मतलब है कि आपने ये देखें, ये 9th 10th और 11th रिब है, ठीक है, यहाँ पे स्प्लीन है। अच्छा, अगर कोस्टल आर्च से, ये जो कोस्टल आर्च है इससे 8 सेंटीमीटर तक नीचे स्प्लीन आ जाए, यानी कि स्प्लीन का हो जाए ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गई,
ये स्ट्रक्चर हो गए 8 सेंटीमीटर तक नीचे, अगर कोस्टल आर्ट से स्प्लीन आ जाए, इतनी बड़ी हो जाए, मतलब पैल्पेट होनी शुरू हो जाए, आपने मेजर किया 8 सेंटीमीटर, और इसका टोटल डायामीटर जो है ये हो जाए 20 सेंटीमीटर, और इसका वेट एस्टिमेटेड 1 kg हो जाए, इसे कहेंगे मैसिव स्प्लीनोमेगाली। अच्छा, ये जो किन कंडीशंस के अंदर मैसिव स्प्लीनोमेगाली होती है, ये वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है। मैसिव स्प्लीनोमेगाली इन डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है। अच्छा, पेशेंट आया है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, उसमें मैसिव स्प्लीनोमेगाली मिलेगी। क्रोनिक ल्यूकोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर, माइलोफाइब्रोसिस के अंदर, ये ब्लड डिसऑर्डर्स है ना, इनके अंदर WBC RBC डिसऑर्डर जो है ना, और पॉलीसाइथीमिया वगैरह के अंदर, जिसके अंदर इरिथ्रोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद हिमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद HB इसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। इन कंडीशंस के अंदर पेशेंट मैसिव स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। और कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं लाइक हेरी सेल ल्यूकीमिया, होजकिन लिम्फोमा और नॉन होजकिन लिम्फोमा। इन कंडीशंस के अंदर पेशेंट रेयरली प्रेजेंट्स विद पैटोस्प्लीनोमेगाली। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आप लोगों से सवाल किया जाता है, बेटा हाइपरस्प्लीनिज्म क्या है। हाइपरस्प्लीनिज्म को देख लेते हैं कि ये जो स्प्लीन है ना, समझ लें कि फैक्ट्री ओवर एक्टिव हो गई है। स्प्लीन एक फैक्ट्री है ना, मैंने आपको बताया फैक्ट्री है। अब ये फैक्ट्री के अंदर ना काम ज़्यादा होना शुरू हो गया, ओवर एक्टिव हो गया, ठीक है, यानी कि इंक्रीज स्प्लेनिक एक्टिविटी हो गई है। वो मैंने आपको बता दिया, स्प्लेनिक एक्टिविटी चार मतलब कि 4 इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ओवर एक्टिव स्प्लीन हो जाएगी। इसमें क्या होना शुरू हो जाएगा कि आपको पता है कि RBCs और WBCs और प्लेटलेट्स, ठीक है, इन तीनों की एक लीनिएज होती है, स्टेप वाइज फॉर्म करते हैं। मुझे वो याद तो नहीं है अभी फ़िलहाल, लाइक ये प्रीकर्सर सेल से अपनी लीनिएज में आते हैं और फिर बनते जाते हैं। अब होता क्या है ओवर एक्टिव स्प्लीन के अंदर, जो ब्लड्स RBCs और प्लेटलेट्स हैं ना, वो समझ लें जहाँ 120 दिन के अंदर RBCs डिग्रेड हो रहे थे ना, वो 80 दिनों में होना शुरू हो गए हैं, 80 दिन में। यानी कि जल्दी जल्दी ये ना इन जो सेल्स को है ना सर्कुलेशन से निकाल रहा है स्प्लीन, इसे कहते हैं ओवर एक्टिव स्प्लीन। इसकी वजह से और क्या मसला हो सकता है, यहाँ पे जो लीनिएज में डिफरेंट प्रीकर्सल सेल्स बन रहे हैं ना, फाइनल सेल्स के, इसमें से जो एक लीनिएज है ना, यानी कि एक स्टेप है, उसके सेल्स को ये रिमूव करना शुरू हो गया है, या दो तीन जो मतलब कि सेल्स प्रीकर्सल सेल्स बन रहे हैं ना RBCs के, उनको ना स्प्लीन ब्लड से निकालना शुरू हो गया। उन्हें समझना शुरू हो गया है कि ये किसी डिजीज्ड सेल्स हैं या डिफेक्टिव सेल्स हैं। तो इस कंडीशन के अंदर भी स्प्लीन ओवर एक्टिव हो जाती है, ठीक है। इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है साइटोपिनिया के साथ, यानी कि साइटोपिनिया क्या होता है, ब्लड सेल्स का नंबर कम हो जाता है, ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, RBCs WBCs और प्लेटलेट्स, या तीनों भी कम हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, ये जो बोन मैरो है ना, बोन मैरो के ऊपर ना प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। बोन मैरो बनाई जा रहा है प्रीकर्सर सेल, वो आगे मेच्योर ही नहीं हो रहे, ठीक है, मेच्योर होने से पहले ही ये स्प्लीन उन्हें निकालता जा रहा है ब्लड से। तो इससे क्या होगा, बोन मैरो की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। इसको कहते हैं रिएक्टिव बोन मैरो हाइपरप्लेजिया, ठीक है। या बोन मैरो ही डिफेक्टिव सेल्स बनाना शुरू हो गया है, ठीक है, जो समझ ही नहीं आ रहे स्प्लीन को, ठीक है। और स्प्लीन क्या हो गई है, ओवर एक्टिव हो गई है। और स्प्लीन कैसे प्रेजेंट करेगी, स्प्लीनोमेगाली के साथ। अच्छा, एक तो ये स्प्लीनोमेगाली होगी। उसके बाद जब हम लोग पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे ना, उसमें हमें, ठीक है, डिफरेंट शेप्स और साइजेस के सेल्स मिलेंगे। अगर तो और CBC करवाएंगे ना, इसमें आपने CBC करवानी है और पेरिफेरल स्मीयर करवाना है। अच्छा, एक क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर स्प्लीनोमेगाली मिल गई आपको, CBC करवाया, इसके अंदर कोई भी एक या दो तरह के सेल्स जो होंगे ना, ब्लड सेल्स, वो कम होंगे। लाइक साइटोपिनिया है ना, RBCs भी कम हो सकते हैं, WBCs भी और प्लेटलेट्स भी, या तीनों कम हो सकते हैं या दो कम हो सकते हैं। अच्छा, CBC करवाया, अगर तो उसके RBCs कम हुए तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, अनीमिया के साथ, यानी कि पैलर होगा, फटीग होगी और हिमोलिसिस के साइंस होंगे। और अगर उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ठीक है,
यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है पेशेंट को, नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स कम है, तो कैसे प्रेजेंट करेगा? म्यूकोजल ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग जल्दी हो जाएगी। अगर तो ल्यूकोपीनिया है, ठीक है, यानी कि WBC कम है, तो इन्फेक्शन, पेशेंट इन्फेक्शन होगा, पर कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो सकता है। अगर तीनों सेल्स ही कम हो गए हैं, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पैनसाइटोपिनिया के साथ। CBC में ये सारी फाइंडिंग्स हमें मिल जाती हैं। अच्छा, अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है? अब ट्रीटमेंट करनी है हमने कॉज की, कि स्प्लीन किस वजह से ओवर एक्टिव हुआ पड़ा है। वो 4 काजेज मैंने ऊपर आपको बताई हैं, ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है, या RBC डिफेक्टिव बन रहे हैं बोन मैरो हाइपरप्लेजिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमें, ठीक है, कॉज नहीं मिल रही, उसके अलावा सिम्टम्स आ गए हैं साइटोपिनिया के, ठीक है, सिम्टोमेटिक साइटोपिनिया हो गया, यानी कि ये प्रेजेंटेशन हो गई है पेशेंट की। अब इसके अंदर हमने क्या करना है? इसके अंदर हम लोग करेंगे स्प्लीनेक्टमी। अच्छा, स्प्लीनेक्टमी के बाद भी क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं? अच्छा, स्प्लीनेक्टमी कर दिया ना, आपको मैंने बताया स्प्लीन इज एन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर। इसके जो कैप्सूल के अंदर पैथोजेंस होंगे ना, वो करवा देंगे। वो जब रिलीज होंगे स्प्लीनेक्टमी के बाद, ठीक है, ब्लड के अंदर, वो क्या करवा देंगे? OPSI, ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन। अच्छा, स्प्लीनेक्टमी से पहले आप लोगों ने, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपने स्प्लीनेक्टमी करनी है, उससे पहले पेशेंट को ना वैक्सीनेशंस दे देनी है। 3 वैक्सीनेशन देनी है इसके अंदर, न्यूमोकोकल, मनिंगोकोकल और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। आपने कोई भी स्प्लीनेक्टमी का केस करना है, आपने उससे पहले 3 पेशेंट को लाजमी वैक्सीनेशन दे देनी है, ताकि वो उससे बचा सके ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन से। और अगर जनाब जी इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स लाइक ये ऑर्गेनिजम्स का अगर मसला नहीं भी, मतलब कि आपको रिस्क है, आपको डर नहीं है कि ये होगा, तो आपने फिर भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की, अच्छा नहीं, ये बात नहीं है, ये तो देनी है ना आपने। अच्छा, अगर पेशेंट को नहीं होता OPSI, ठीक है, पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन नहीं होता, फिर भी आपने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल पेशेंट को लगानी है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा एवरीथिंग इज अबाउट स्प्लीन। USMLE में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये मोर देन इनफ है, ये आपको कवर करवा देगा। क्लिनिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट स्प्लीन, एनाटमी, फंक्शन, स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपी एंड एनाटमी भी देख लिया इसके अंदर हमने थोड़ी सी, और उसके अलावा हमने क्या देख लिया? स्प्लिनोमेगैली, स्प्लेनिक इन्फाक्शन और मैसिव स्प्लिनोमेगैली और हाइपरस्प्लिनिज्म। सारा हमने तकरीबन 5-6 टॉपिक स्प्लीन के अंदर कवर कर लिए हैं। दैट्स ऑल अबाउट स्प्लीन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you are more than welcome to ask. Thank you so much. Dr. A. Hazami out.